हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2017 में बनी एक मूवी मैसेज मैन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में रायन को दिखाया जाता है। वो अपने शिप से कहीं जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसके शिप का एक पार्ट खराब हो जाता है। इसलिए वो अपने छोटे बोट से पास के ही एक आइलैंड पर जाता है। वहाँ रायन को एक मैकेनिक मिल जाता है। शिप के उस पार्ट को देखकर मैकेनिक कहता है कि इसे ठीक करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। ये सुनकर रायन उसे कुछ ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि ये पार्ट 2 दिन के अंदर ठीक हो जाने चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी डोनी नाम का एक छोटा सा लड़का रायन से उसका बैग लेने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान वो गिर जाता है। दरअसल डोनी रायन की मदद करना चाहता था पैसों के बदले। डोनी को इंग्लिश बोलना आता था और उसे उस आइलैंड के बारे में सब कुछ पता भी था, इसलिए रायन उसे काम दे देता है। अब रायन डोनी के साथ पास के ही एक शॉप पर जाता है, जहाँ से उसे कुछ सामान लेना था। डोनी रायन की बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहा था, जिसे देखकर रायन काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी पास की ही दुकान पर जेंटी नाम की एक लड़की अपनी बेटी को गोद में लेकर आती है और उस दुकान वाले से उधार में राशन मांगती है, पर वो दुकानदार उससे कहता है कि पहले बकाया चुका दो, फिर तुम्हें कोई सामान मिलेगा। तभी जेंटी की नजर डोनी पर पड़ती है। वो उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल जेंटी डोनी की माँ थी। डोनी जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे रायन ने उसे दिए हैं काम करने के बदले। ढेर सारे पैसे देखकर जेंटी डोनी से कहती है कि हमें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। डोनी कहता है कि नहीं माँ, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब जेंटी रायन के पास जाती है और उससे पूछती है कि डोनी आपके लिए ऐसा कौन सा काम कर रहा है कि आपने उसे इतने सारे पैसे दिए। रायन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरे कुछ जरूरी सामान को बोट तक पहुंचा रहा है। अब जेंटी रायन से कहती है कि आपने हमारी मदद की है, इसलिए हो सके तो आज रात हमारे घर डिनर पर आना, पर रायन मना कर देता है। फिर जेंटी डोनी से कहती है कि रात होने से पहले तुम घर वापस आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डोनी रायन के सामान को उसके बोट तक पहुँचा देता है। चूँकि रायन को डोनी का काम बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो डोनी को लेकर अपने बड़े से शिप पर जाता है। उस शिप को देखकर डोनी काफी खुश होता है। फिर कुछ घंटों के बाद रायन डोनी को वापस आइलैंड पर छोड़ देता है। जाने से पहले डोनी रायन से कहता है कि आप हमारे घर डिनर पर आओगे ना, और वो उसे अपने घर का रास्ता भी बताता है, पर रायन मना कर देता है। अब रात में रायन अपने शिप पर बैठकर लाए हुए फ्रूट्स को खाता है और उसे पता चल जाता है कि इस फ्रूट्स से उसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डोनी के घर जाएगा। वहीं उस आइलैंड की दूसरी ओर हमें कुछ समुद्री लुटेरों को दिखाया जाता है, जो उस आइलैंड से लड़कियों को उठाया करता था और उन्हें कुछ दिनों तक अपने पास रखकर अपने बॉस ली के पास शहर भेज दिया करता था। अब हमें डोनी को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर आए हुए दोस्तों से रायन के बारे में बात कर रहा होता है कि वो काफी लंबा और गुड लुकिंग है और काफी स्ट्रांग भी। तभी रायन वहां आ जाता है, जिसे देखकर डोनी काफी खुश हो जाता है। रायन अपने साथ एक बड़ा सा फिश लेकर आया हुआ था, जिसे उसने खुद पकड़ा था। ये देखकर डोनी रायन से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अब डोनी रायन को अपना चिकन दिखाता है और कहता है कि ये मेरा फेवरेट है, कुछ दिनों बाद ये बड़ा हो जाएगा और मैं इसे फाइटर बनाऊंगा। रायन पूछता है तुम्हारे डैड कहाँ हैं? डोनी कहता है वो नहीं रहे। अब कुछ देर बाद रायन डिनर करके वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो डोनी से कहता है कि कल सुबह 9 बजे तक आ जाना। अब अगली सुबह कुछ समुद्री लुटेरे उस आइलैंड पर आते हैं लड़कियां उठाने के लिए। वहाँ के सभी लोगों को पता होता है कि ये गुंडे आखिर यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गुंडे काफी खतरनाक है। उधर हमें रायन और डोनी को दिखाया जाता है। रायन डोनी को फिश पकड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसी दौरान डोनी रायन से कहता है कि मेरी मॉम आपको पसंद करती है, क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हो। अब रायन के सिखाने पर डोनी एक फिश पकड़ लेता है और अपनी मॉम को जाकर देता है। ये देखकर जेंटी काफी खुश होती है और रायन को इसके लिए थैंक्स कहती है। साथ ही वो रायन को रात के डिनर के लिए इनवाइट भी करती है और इस बार रायन बिना कुछ सोचे डिनर के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद वो मैकेनिक के पास जाता है और अपना सामान मांगता है। मैकेनिक ठीक किया हुआ वो सामान रायन को देता है। उस पार्ट को देखने के बाद रायन उस मैकेनिक से कहता है कि इसमें एक क्रैक है। मैकेनिक कहता है कि इसे ठीक करने में तो 5 दिन और लगेंगे, पर इस बार रायन उसे कुछ नहीं कहता और ठीक करने का कहकर वहाँ से निकल जाता है। उधर वो गुंडे एक पिता के सामने उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम रायन को देखते हैं, जो डोनी और उसकी बहन के साथ काफी मस्ती करता है। ये देखकर जेंटी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो मन ही मन रायन को पसंद करने लगी थी। रात में रायन डोनी के घर ही रुकता है और वो देखता है कि डोनी के घर की हालत काफी खराब है, इसलिए अगली सुबह वो डोनी के घर को ठीक करता है।
इसी दौरान वो देखता है कि धोनी रो रहा है। पूछने पर धोनी बताता है कि उसके फेवरेट चिकन को कुत्तों ने मार डाला। रायन धोनी से कहता है कि तुम्हें उस कुत्ते को मार डालना चाहिए। इस पर धोनी कहता है मैं उस कुत्ते को नहीं मार सकता, ये गलत होगा, बल्कि मैं अपने चिकन के लिए एक पिंजरा बना लूंगा ताकि वो सेफ रहे। रायन को धोनी की ये बात अच्छी लगती है। उधर हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है जो 2 लड़की को उठा चुके होते हैं और उनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। अब रात हो चुकी होती है और रायन धोनी के चिकन पर नजर रख रहा होता है उस कुत्ते से बचाने के लिए। और कुछ देर बाद वो कुत्ता वहाँ फिर से आ जाता है। कुत्ते को देखकर रायन उसे मारने के लिए अपना धनुष निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे धोनी की बात याद आ जाती है, इसलिए वो उस कुत्ते को मारता नहीं बल्कि भगा देता है। अब अगले दिन रायन कुछ जरूरी सामान खरीदता है। धोनी कहता है मैं इसे कार्ट से अच्छी तरह से पहुंचा दूंगा और वो उस कार्ट को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी वहां से उन गुंडों की गाड़ी गुजरती है और वो धोनी को जोरदार टक्कर मार देते हैं, जिससे धोनी पूरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर रायन को काफी गुस्सा आता है और वो एक पत्थर उठाकर उस गाड़ी के मिरर पर दे मारता है, जिससे एक गुंडा जख्मी हो जाता है। रायन को देखते ही तीनों गुंडे अपना हथियार लेकर उसके पास आ जाते हैं। उन गुंडों को देखते ही रायन एक सुनसान जगह पर चला जाता है। उसके पीछे वो गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एक गुंडा अपने हथियार से रायन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, रायन उसी के हथियार से उसे खत्म कर देता है और बाकी दोनों गुंडों को भी उसी हथियार से ब्रूटली काट देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रायन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है और फिलहाल वो अपने काम से छुट्टी लेकर दुनिया घूमने निकला था और इसी दौरान वो इस आइलैंड पर आ गया। अब कुछ देर बाद जब उन गुंडों का ड्राइवर उन्हें ढूंढता हुआ वहां तक आता है तो वो देखता है कि वहां सिर्फ उन गुंडों के शरीर के टुकड़े बचे हुए हैं। उधर हमें रायन को दिखाया जाता है जो धोनी को उठाकर उसके घर ले जाता है। धोनी काफी घायल था। रायन जेंटी से कहता है कि मैं अपने शिप से मेडिसिन लेकर आता हूँ। अब वो जल्दी से शिप पर जाता है और मेडिसिन के साथ साथ अपना हथियार भी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो जल्दी से आकर धोनी की मरहम पट्टी करता है। जेंटी पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। इस पर रायन कहता है कि कुछ गुंडों ने धोनी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। इस पर जेंटी कहती है कि वो गुंडे हर महीने यहाँ आते हैं, वो यहाँ से लड़कियाँ, पैसे और बहुत सी चीज लूट कर ले जाते हैं। मना करने पर वो किसी को भी बेरहमी से मार डालते हैं। यहाँ रायन को ये भी पता चल जाता है कि धोनी के डैड को भी इन्हीं लोगों ने मार डाला था। उधर हमें उन गुंडों के लीडर यांटो को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका आदमी आता है और उसे रायन का फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसने हमारे आदमियों को मार डाला। यांटो रायन की फोटो देखते ही हंसने लगता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसका बॉस ली काफी समय से ढूंढ रहा था। अब शहर में हमें ली को दिखाया जाता है, जो एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही वो 2 नंबर का काम भी करता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और इस काम में यांटो उसका सबसे बड़ा सहयोगी था। अब यांटो जैसे ही उसे रायन का फोटो भेजता है, वो जल्दी से जाकर अपने कंप्यूटर पर रायन के प्रोफाइल फोटो से उस फोटो को मैच करता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि ये रायन ही है। ली और रायन के बीच क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब ली दुनिया के सबसे खतरनाक किलर को हायर करता है रायन को मारने के लिए। उधर रायन धोनी के हाथ में घड़ी, उसकी छोटी बहन के गले में चेन और वहीं जेंटी को हेयर क्लिप पहनाता है। दरअसल इन एसेसरीज के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस छुपा हुआ होता है, ताकि अगर इन तीनों में से कोई भी गायब हो तो रायन उसे आसानी से ढूंढ सके। अब रायन जेंटी से कहता है कि मैं तुम लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाला हूं, इसलिए जो भी जरूरी सामान है उसकी पैकिंग कर लो, मैं कुछ देर में आ रहा हूं। ये कहकर रायन घर से बाहर निकल जाता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि रायन एक स्नाइपर के टारगेट पर है और उस स्नाइपर को किसी और ने नहीं बल्कि ली ने ही भेजा था। अब इससे पहले कि वो स्नाइपर रायन को शूट कर देता, उस स्नाइपर को ली का कॉल आता है कि उसे रायन को जिंदा पकड़ना है, पर इसी दौरान रायन को उस स्नाइपर के बारे में पता चल जाता है। अब कुछ देर बाद जब वो स्नाइपर अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उस कमरे में रायन है। दरअसल रायन उस स्नाइपर को पहले से जानता था। रायन के पूछने पर वो स्नाइपर कहता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने ली से ये डील लिया। इसके बाद वो स्नाइपर रायन से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। पर रायन जानता था कि ये स्नाइपर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए उसे शूट कर देता है। इसके बाद रायन पानी के अंदर से तैरता हुआ अपने शिप पर जाता है और अपने सारे हथियार को रेडी करता है। उधर हमें यांटो को दिखाया जाता है, जो ली को कॉल करके कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, उसने मेरे बहुत सारे आदमी मार दिए और मेरा बिजनेस भी खराब कर दिया। इस पर ली कहता है तुम ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो आदमी कितना खतरनाक है और मुझे मिले इस चांस को बर्बाद करने की तुम कोशिश भी मत करना। ये सब सुनने के बाद ली की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है।
तब ली बताता है कि आज से 10 साल पहले रायन ने हमारे घर में घुसकर मेरी मॉम और डैड को मार डाला था। मैं उसे उसी वक्त मारना चाहता था, मगर वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद मैंने अपने डैड के क्राइम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और फाइनली अब जाकर मुझे उससे बदला लेने का मौका मिल चुका है, जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। अब जैसे ही ली को पता चलता है कि उसके द्वारा भेजे गए स्नाइपर को रायन ने मार डाला है, तो वो यांटो को अपने आदमियों को आइलैंड पर भेजने के लिए कहता है। उधर हमें रायन को दिखाया जाता है जो अपने बॉडी से एक डिवाइस निकालता है और उसे ऑन कर देता है और उसका सिग्नल जाता है दूर शहर में बैठी एक लड़की के पास और फिर वो लड़की रायन का अकाउंट ऑन कर देती है। दरअसल ये लड़की दुनिया भर के किलर्स को पैसे के बदले उसकी जरूरत की हर एक चीज प्रोवाइड करवाने का काम करती थी। अब इधर जैसे ही यांटो के आदमी इस आइलैंड पर रायन को पकड़ने के लिए आते हैं, रायन धीरे धीरे एक एक करके सभी गुंडों को ब्रूटली काट डालता है। पर इन सब के बीच रायन जेंटी और उसके दोनों बच्चों को भूल जाता है, पर याद आते ही वो भागता हुआ उनके घर जाता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। यांटो के गुंडे जेंटी के दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जा चुके थे और उन्होंने जेंटी को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। रायन ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जेंटी कहती है वो मेरे बच्चों को लेकर चले गए। तभी वहाँ पर उन गुंडों के द्वारा रखा गया फोन रिंग होता है। रायन जैसे ही वो फोन उठाता है, दूसरी ओर से ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। रायन कहता है बच्चों को वापस कर दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ली कहता है कि अगर दोनों बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर जकार्ता आ जाओ। अब रायन जेंटी से कहता है कि मैं बच्चों को लेकर जल्द वापस आऊँगा और उसे उसके पड़ोसियों के पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से जाता है सीधा यांटो की शिप पर और एक एक करके यांटो के गुंडों को मारने लगता है। ये देखकर यांटो काफी डर जाता है और वो ली को कॉल करके कहता है कि वो मेरे आदमियों को चुन चुन के मार रहा है। ली कहता है मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब इस मुसीबत को तुम खुद ही संभालो। उधर रायन गुंडों को मारता हुआ एक कमरे के अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्हें एक लड़की प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर रायन उस लड़की को एक गन देता है उनकी सुरक्षा के लिए। अब रायन बाहर निकलकर बाहर खड़े गुंडों को मारने लगता है। तभी एक गुंडा पीछे से रायन पर गन पॉइंट कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि वो लड़की जिसे रायन ने गन दी थी वो उस गन से उस गुंडे को शूट करके मार डालती है। अब रायन यांटो के पास जाता है और उसके पास खड़े सारे गुंडों को गोलियों से छल्ली कर देता है। और अब बारी आती है यांटो की। यांटो अपनी मौत को करीब देखकर कांपने लगता है और रायन से कहता है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं और लड़कियां भी, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही रायन बिना कुछ पूछे उसे खत्म कर देता है। अब रायन डैनी नाम की उस लड़की को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे एक स्नाइपर जकार्ता में चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। डैनी बताती है कि हमारे पास एक स्नाइपर अवेलेबल है उस लोकेशन के लिए, लेकिन उसका चार्ज 1 घंटे का $1 मिलियन होगा। रायन बिना कुछ सोचे इस डील को अप्रूव कर देता है। अब कुछ देर बाद ही वो स्नाइपर रायन को ज्वाइन कर लेता है। रायन उसे कुछ देर बाद ही एक फैक्ट्री वाले लोकेशन पर ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद रायन आदि नाम के एक टैक्सी वाले की टैक्सी में बैठता है और उसे वहाँ से आगे चलने के लिए कहता है और उसे लेकर जाता है उसी फैक्ट्री के पास जहाँ पर उसने उस स्नाइपर को आने के लिए कहा था। वहाँ जाकर रायन अपना गन निकालने लगता है। ये देखकर आदि डर जाता है। इस पर रायन उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने एक बच्ची को किडनैप करके रखा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आदि कहता है प्लीज मुझे इन खतरनाक कामों में शामिल मत करो। रायन कहता है तुम ऑलरेडी शामिल हो चुके हो, बस तुम अपनी टैक्सी से बाहर मत निकलना और मेरे आने का इंतजार करना। अब रायन उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और रास्ते में आने वाले सभी गुंडों को एक एक करके खत्म करता है। वहीं नीचे आदि को कुछ गुंडे देख लेते हैं और इससे पहले कि वो गुंडे आदि पर हमला करते वो स्नाइपर उन गुंडों को शूट करके मार डालता है, मतलब कि वो वहाँ आ चुका था। वहीं ऊपर हमें रायन को दिखाया जाता है जो उस फैक्ट्री के छत पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि जेंटी की बेटी देवी को गुंडों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। तभी वो स्नाइपर रायन से कहता है कि कुछ गुंडे मेरे निशाने पर हैं। अब इससे पहले कि रायन कुछ करता वो गुंडा ली को वीडियो कॉल करता है। ली रायन को देखते ही कहता है कि स्वागत है तुम्हारा मैसेज मैन, पर यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। बहुत वक्त से तुम्हें ढूंढ रहा था मैं, अब जाकर तुम मेरे हाथ लगे हो। अब अपने गन नीचे रख दो वरना इस बच्ची से हाथ धो बैठोगे। अब जैसे ही रायन गन नीचे रख रहा होता है, ली अपने गुंडों से कहता है कि मार दो बच्ची को और तभी रायन उस स्नाइपर की मदद से वहाँ खड़े सारे गुंडों को एक एक करके मार डालता है।
इसके बाद रायन देवी को आदि के पास नीचे भेज देता है और फिर वो ली से कहता है, तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए दोनी को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुमसे जुड़े एक एक लोगों को चुन चुन के इसी तरह से मार डालूंगा, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फ्रेंड्स। इसके बाद रायन उसी तलवार से लैपटॉप को काट देता है। अब रायन देवी को लेकर आदि के घर जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि इस बच्ची को मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से लेकर जाऊंगा। इसके बाद रायन आदि को रेड क्लब की ओर जाने के लिए कहता है, क्योंकि ली ने दोनी को वहीं पर किडनैप करके रखा हुआ था। उधर वो स्नाइपर काम खत्म करके वापस जा रहा था, तभी रायन उसे मैसेज देता है कि उसका काम अभी और बाकी है। चूँकि आधे घंटे में उस स्नाइपर की फ्लाइट थी, मगर वो रायन की मदद के लिए फ्लाइट छोड़ देता है और आगे बढ़ता है रेड क्लब की ओर। अब उधर हमें आदि को दिखाया जाता है, जिसे रायन ने अमीरों वाले कपड़े पहना दिए थे और उसे काफी सारे पैसे भी दिए। हालांकि आदि ये सब नहीं करना चाहता था, मगर एक बच्चे की जान बचाने के लिए वो रायन की ये बात मान लेता है। अब जैसे ही आदि उस रेड क्लब के बाहर जाता है, गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं। ये देखकर आदि उन्हें कुछ पैसे देता है, जिसे देखकर वो गार्ड्स आदि को अंदर जाने देते हैं। अंदर जाते ही आदि सभी गार्ड्स को डॉलर्स बांटने लगता है। तभी आदि की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे एक अमीर आदमी परेशान कर रहा था। अब उस लड़की को बचाने के लिए आदि अपने सारे पैसे उस आदमी को देता है और उस लड़की को लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। और कुछ ही देर में उस रेड क्लब के अंदर ब्लास्ट होने लगता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। दरअसल जो नोट रायन ने आदि को दिया था गार्ड्स को मारने के लिए, उसके अंदर माइक्रो बॉम्ब सेट किया हुआ था। अब इसी दौरान रायन उस क्लब के अंदर चला जाता है और बचे हुए लोगों को बाहर निकालने लगता है। लेकिन उस क्लब के अंदर ली के काफी सारे गुंडे होते हैं जो रायन पर अटैक कर देते हैं, पर रायन के सामने कौन टिकने वाला था। रायन एक एक करके सभी गुंडों को ढेर कर देता है और इसमें उसका साथ देता है वो स्नाइपर, जो रायन की मदद के लिए वहाँ आ चुका था। ली की गर्लफ्रेंड भी अपने आदमियों के साथ रायन पर हमला करने की कोशिश करती है, पर रायन उससे भी आसानी से निपट लेता है। अब रायन ऊपर जाने लगता है, पर रास्ते में ही उसे एक किलर मिल जाता है जो रायन की ही तरह स्ट्रॉन्ग था। अब उसके और रायन के बीच काफी फाइट होती है, पर आखिर में रायन उसे भी ढेर कर देता है। रायन अब काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कमरे के अंदर जाता है, पर ली चुपके से उस पर हमला कर देता है, जिससे रायन की गन नीचे गिर जाती है। चूँकि रायन काफी जख्मी था, इसलिए वो ली के हमले का जवाब नहीं दे पाता। अब ली रायन से कहता है कि जिस तरह तुमने मेरे माँ बाप को मारा था, ठीक उसी तरह आज मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहकर वो अपना खानदानी तलवार निकालता है और रायन पर हमला करने लगता है। अब इससे पहले कि वो रायन पर आखिरी वार करके उसे मार देता, दोनी जो पीछे बेहोश लेटा हुआ था उसे होश आ जाता है और वो वहीं रखे एक धनुष से ली पर हमला करके उसे मार डालता है और कहता है कि कभी कभी कुत्तों को मार देना ही सही होता है। इसके बाद रायन उसी तलवार से ली पर हमला करके उसे मार डालता है। अब कुछ देर बाद आदि अंदर जाकर देखता है तो उसे क्लब में हर तरफ लाश ही लाश दिखाई देती है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर आदि किसी तरह छुपता हुआ वहाँ से अपने ऑटो के पास जाता है। तभी उसकी नजर ऑटो में लगी हुई उसकी फैमिली फोटो पर जाती है, जिसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। अब हमें कुछ दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ आदि अपने ऑटो में सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके ऑटो में एक बैग रखा हुआ है और उस बैग पर एक पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। तभी आदि की नजर उस फोटो पर लिखे हुए नंबर पर जाती है और वो उस नंबर को बैग के लॉक में डायल कर देता है। डायल करते ही वो बैग खुल जाता है। उस बैग के अंदर काफी सारे पैसे थे और साथ ही रायन की फैमिली फोटो भी। ये देखकर आदि भागकर बाहर जाता है रायन को ढूंढने के लिए, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। पर फिर भी आदि खुश होता है, क्योंकि रायन अपनी फैमिली के साथ सही सलामत और खुश था और साथ ही उसकी मदद भी हो गई थी। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।